हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख। आज प्रोग्राम में हमने बात करनी है दो अहम इश्यूज की। सबसे पहले आज जो अहम फैसला सामने आया है और एक दरखास्त दायर की गई है उसकी बात करते हैं। तो एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। दोनों ने और दीगर ने सेहत जुर्म से इनकार किया है और नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया गया है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब ने अल अजीजिया रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो उनका हुक्म था सरेंडर करने का, उसके खिलाफ नजर सानी की दरखास्त दायर की है और उसके साथ अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स भी मुंसलिक किए हैं। दरखास्त की गई है कि जी नजर सानी की जाए। ये भी बताया गया है कि विफाकी हुकूमत से जो कहा गया था, जो एक बयान हल्फी नवाज शरीफ साहब की जानिब से दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि विफाकी हुकूमत चेक करेगी लंदन जाके, वो नहीं किया गया। तो सवाल आज का यूं है इन दोनों इश्यूज पर कि क्या समझते हैं हमारे एनालिस्ट, क्या की दरखास्त पर नजर सानी होनी चाहिए, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। और पैनल पर आज हमारा साथ दे रहे हैं हसन निसार साहब, मजहर अब्बास साहब, शहजाद इकबाल साहब, इरशाद भट्टी साहब। मुनीब, सबसे पहले आपसे आगाज करते हैं, कानूनी पहलू थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये जो नजर सानी दरखास्त दायर की गई है, एक जानिब तो यूसुफ रजा गिलानी, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, उन पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। उनकी जानिब से भी मेडिकल ग्राउंड्स अपनाए जा रहे थे, लेकिन फर्द जुर्म आयद हो गई। दूसरी जानिब नवाज शरीफ ने नजर सानी की दरखास्त डाली है। क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वो जो तोशाखाना रेफरेंस है उसके अंदर तो दो उसके एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये कि जो जरदारी साहब हैं वो मुल्क के अंदर ही हैं, बेशक वो बीमार थे लेकिन वो अदालतों में आते जाते रहे हैं, पेश होते रहे हैं। सो उन्होंने तो कैसी बात नहीं थी कि उन्होंने पेशी से माजरत की हो। एक आधी जगह पर हो सकता है कि उस दिन उन्हें पेशी से माजरत उनकी कबूल हो जाए ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, फेयर इनफ। उनका केस बड़ा मुख्तलिफ है जो मियाँ नवाज शरीफ साहब का मामला है उससे। लेकिन अगर ये जो तोशाखाना रेफरेंस है इसको अगर देखा जाए तो पहले तो बात ये कि ये बड़ी एम्बैरेसिंग सी और ना सिर्फ काबिल मुज़म्मत बात है बल्कि बाइस शर्म भी है कि इतने बड़े ओहदों पर ये तमाम लोग रहे। आसिफ जरदारी साहब सदर पाकिस्तान रहे, यूसुफ रजा गिलानी साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे, मियाँ नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे। अब मैं एज अ कॉमन मैन मैं सोचता हूँ कि इतने बड़े स्टैचर पर या ओहदों पर जब लोग पहुँच जाते हैं तो ये गाड़ियों की और इस तरह की फैसिलिटीज़ की भूख रहनी नहीं चाहिए। बिकॉज यू टेंड टू सी अ लॉट, बहुत कुछ एक्सपोज हो जाता है आपके आगे, तो बहुत सारी चीज़ों की अहमियत चली जाती है। और ये तमाम जो लोग हैं, बेशक जरदारी साहब हों, गिलानी साहब हों, मियाँ नवाज शरीफ साहब हों, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरी और आपकी तरह तनख्वाह पर गुजारा करता है। सिर्फ इनके अपने कारोबार हैं, बड़े लंबे चौड़े और मामलात हैं, असासे हैं। मुझे समझ ये नहीं आती कि इनको क्या ज़रूरत पड़ जाती है कि एक या दो गाड़ियां, मतलब जिनकी क्या, ठीक है जी, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एक आर्मर्ड गाड़ी जो है, लेट्स से वो पीनट्स फॉर देम, एग्जैक्टली B7 लेवल की गाड़ी चलें अगर आप उसे मंगा लें जी, वो मेबैक वगैरह भी हो, मर्सिडीज की हो या कोई और हो, या BMW फॉर दैट मैटर हो, कितनी 8-9 करोड़ रुपए की गाड़ी होगी। इनके असासे मामलात और जो इतना कुछ आप उसमें जाते जाए तो आपको वो जीरो खत्म हो जाते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आती। अल्लाह ताला सबको नवाजे, बड़ी अच्छी बात है, उसमें वो एतराज नहीं है कि जी क्यों है। लेकिन ये जो हरकत है ना जी, इसको अगेन मैं बसद एहतराम, क्योंकि पिछले दिनों किसी ने कहा कि जी ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं क्योंकि आई हैव अ रूरल बैकग्राउंड एंड आई कैन सेफली से कि जो चवले मारने का लफ्ज़ है ये बिल्कुल ऑफेंसिव नहीं होता, ना ही ये अब्यूसिव है। तो ये भी चवल है कि आपको अल्लाह ने इज्जत दे दी, मर्तबा दे दिया, मकाम दे दिया। ये एक छोटी सी हरकत के पीछे जी तोशाखाना को गाड़ी ले रहा है कोई, जी सरकारी को गिफ्ट आए हुए हैं तो वो ले रहा है। यार खुदा का खौफ करें, मतलब अल्लाह ने आपको इतना इज्जत दे दी, इतना मर्तबा दे दिया, आप कोई सदर मुल्क का रहा, कोई वज़ीर आज़म मुल्क का रहा, यार छोड़े। आई मीन व्हाई डू यू गेट डाउन टू दिस, रादर व्हाई डू यू स्टूप टू दिस। ज़रूरत कोई नहीं है ना। आप या तो कोई बहुत ही, कोई जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, थोड़े हुए हों फिर भी बात है। जब इतना सब कुछ देख लिया है, इतना एक्सपोजर, इतना मैसिव किस्म का एक्सपोजर हो गया है, सो व्हाट्स द बिग डील अबाउट इट। छोड़ें यार, दफ़ा करें, लानत भेजें, ठीक है, सरकारी जब तक आप हैं तब इस्तेमाल करें। वंस यू आर डन विद इट तो फाइन, गो टाटा बाय बाय। अल्लाह ने आपको नवाजा हुआ है, अपनी गाड़ियों के अंदर फिरें, अपने पैसों से गाड़ियाँ खरीदें, बेशक हवाई जहाज़ पूरे ख़ानदान के तमाम लोगों को दे दें, एक एक को, कोई इतराज़ शायद ना करें उसके ऊपर। लेकिन ये काम जो है ये बड़ा, मैं तो समझता हूँ ये बायस शर्म है। ये बायस मुज़म्मत तो चलो हो गई, या मैं और आप या कोई और पाकिस्तानी कुड़ेगा कि जी टैक्स पेयर है, पैसे हैं, फलान है, ये है, वो है, बट ये बायस शर्म भी है ऐसे लोगों के लिए जो कि इतने बड़े बड़े मनसब के ऊपर रहे हैं। तो ये तो एक कॉमन पाकिस्तानी के जज्बात थे शायद जो मैंने आपके सामने बयान किए। जहाँ तक मियाँ नवाज शरीफ साहब का दूसरा मामला है कि वो
وہ جو العزیزیہ ریفرنس کے اندر انہوں نے نظر ثانی کی درخواست دائر کی تھی ایگزیکٹلی وہ اس کے اندر دیکھیے اب وہ عدالت کا استحقاق ہے. عدالت نے انہیں ٹائم دیا ہے 10 تاریخ کا یعنی کل تک کا. اب وہ جج صاحبان دیکھیں گے کہ جو فریش رپورٹس اپیرنٹلی فرنش کی گئی ہے اس میں ایک آرگومنٹ تو ہے جو کہ ابھی یاد رکھیے وہ وفاقی حکومت نے جواب دینا ہے عدالت کو. عدالت نے لکھا ہوا ہے اپنے لاسٹ آرڈر کے اندر کہ بھائی یہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے ہائی کمیشن سے کوئی بندہ بھیجا تھا ان کے فزیشن سے ملنے کے لیے. لاسٹ ٹائم جو ڈی اے جی آئے تھے ڈپٹی اٹارنی جنرل انہوں نے کہا جی میں پوچھ کے بتاؤں گا. کیا انہوں نے پوچھ لیا ہے اور فائنلی کوئی جواب سبمٹ کیا ہے؟ ایک تو وہ بتائیں گے. اگر نہیں کیا تو پھر حکومت کی بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کی نالائکی ہے. اب بیک ڈیٹ میں کچھ بنا لیں اور یہ کہیں جی گئے تھے کنڈی نہیں کھلی ہم نے دروازہ پیٹا کنڈی نہیں کھلی ہم واپس آ گئے. ایسا تو نہیں ہو سکتا. اچھا یہ جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا نا حکومت والا اس کے اوپر میں آگے جا کے ذرا دوسرے پینلسٹ سے بھی اوپینین لینا چاہوں گی. آپ کمپلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی بس ایک سیکنڈ. اور دوسرا یہ کہ ایک تو وہ ایشو ہے اور دوسرا اب یہ عدالت کا استحقاق ہے کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کو مزید دے سکتی ہے جی کہ کیا ان کی رپورٹس اتنی تگڑی ہیں جو اب فرنش کی گئی ہیں ان کے اوپر عدالتوں نے ان کی بیل ایکسٹینڈ یا فریش بیل انہیں گرانٹ کر دے. بیکاز جو پچھلی جو ہے بیل وہ تو غیر فعال ہو چکی ہے. ٹیکنیکلی تو ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ اشتہاری کے زمرے میں یا اشتہاری ہیں بٹ اشتہاری ان کو عدالت نے ڈکلیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. مظہر عباس صاحب یہ جیسے ابھی بات کی نا منی فاروق صاحب نے کہتے ہیں بڑا باعث شرم ہے توشہ خانہ ریفرنس والا ٹو بی اسپیسیفک. تو بلاول بھٹو صاحب تو کہتے ہیں کہ جی اگر توشہ خانے میں کوئی رقم تھوڑی معمولی سی کم ہوئی بھی تو لے لیں آپ اس میں کیا قباحت ہے لیکن اس کا علاج نیب نہیں ہے. باعث شرم ہے. اگر کسی کو شرم نہ آئے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پاور کرپٹ ایبسلوٹ پاور کرپٹ ایبسلوٹلی. یہ کہ ایک گاڑی آپ اگر آپ جس کرپشن کی جانب چلے گئے ہیں اس میں یہ میٹر نہیں کرتا. اس میں تو آپ ایسے واقعات ہیں کہ آپ 10-10 ہزار روپے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. اس طرح کے وزیر وزرائے اعلیٰ ہمارے یہاں گزرے ہیں. دیکھیے مجھے یہ بات سن کے بہت پرانی بات یاد آ گئی. ایک زمانے میں غلام اسحاق خان صدر ہوتے تھے. وہ کراچی آئے انہوں نے ایک اجلاس کی صدارت کی. اس وقت سپرداری کڈنیپنگ فار رینسم اور گاڑیوں کے چھیننے کی بڑی وارداتیں ہو رہی تھیں. تو انہوں نے اس وقت سی پی ایل سی نئی بنی تھی. اس وقت جمیل یوسف صاحب اس کے سربراہ تھے. انہوں نے جمیل یوسف صاحب سے کہا کہ یہ گاڑیوں کی سپرداری کی بڑی خبریں آ رہی ہیں کہ یہ غائب ہو رہی ہیں یہ کیا ہے آپ کچھ کیوں نہیں کر رہے. انہوں نے کہا کہ بدد احترام اگر آپ مجھے اجازت دیں تو پھر میں ان گھروں پہ چھاپے ماروں جن گھروں پہ سپرداری کی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں. تو انہوں نے کہا کیوں نہیں مارتے چھاپے. انہوں نے کہا اس لیے کہ وہ وزیروں کے گھر ہیں وزرائے اعلیٰ کے گھر ہیں. اس میں ریٹائرڈ ججز شامل ہیں. اس میں آپ کے قریبی رشتہ دار شامل ہیں. اس میں آپ بولیں تو میں اس طرف چلا جاتا ہوں ان ساری گاڑیوں کو. تو یہ لیول ہے ہمارا اور آج سے نہیں ہے برسوں سے ہے. تو جب ہماری سیاست کا بنیادی مقصد ہی کاروبار ہو تو پھر کاروبار میں تو یہ سب چیزیں چلتی ہیں. تو ہم اس وقت پچھلے 30-35 سالوں میں ہمارے یہاں پولیٹکس کم اور پولیٹکس کے نام پہ کاروبار زیادہ ہو رہا ہے. اور یہ کاروباری سیاست ہے. اس کاروباری سیاست میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ وزیر اعظم ہیں تو غلطی سے نیکلس لے آئے, آپ وزیر اعظم ہیں تو غلطی سے کوئی اور چیز اٹھا کے لے آئے جب آپ نہیں رہے. بہت ہی جس طرح منیر نے کہا کہ یہ قابل مذمت نہیں ہے, یہ قابل افسوس بھی نہیں ہے, یہ باعث شرم ہے. اور وہ شرم ہم سب کو آنی چاہیے کہ یہ لوگ ہمارے سربراہ رہے ہیں اور یہ اس چیز کا جواب کہ جی وہ پیسے ہیں آپ پیسے لے لیں, یہ بذات خود انتہائی شرمناک بات ہے یہ بات کرنا. تو یہ بات سوائے اس کے کہ ہمیں افسوس ہے کہ ہمارے یہاں ایسے لوگ جو ہے ایسی جگہوں پہ رہے ہیں. اس سے آگے اور کیا کہہ سکتے ہیں آپ؟ جی حسن نثار صاحب دیکھیں آپ نے وہ نظر ثانی کی بات کی ہے تو بھائی قائد اعظم ثانی کہلاتے ہیں نواز شریف صاحب پتہ ہے. تو یہ نظر ثانی کے بھی بادشاہ ہیں, ان کی نظر ثانیوں کی بھی بڑی لمبی تاریخ ہے. اچھا باقی یہ جو منیب صاحب اور مظہر صاحب جو ماتم کر رہے تھے یہ قابل نفرت قابل مذمت نہیں, یہ قابل کراہت ہے. میرے ان دوستوں کو میرا بہت ایک پرانا جملہ ہے بڑا وائرل ہوا تھا کہ پاکستان کی سیاست کیا ہے, طاقت بذریعہ دولت, دولت بذریعہ طاقت. حرام حلال کا تو کھاتا ہی نہیں ہوتا. اچھا
ایک بنیادی بات سمجھ لینی چاہیے، تو پھر اتنا فرسٹریٹ نہیں ہوں گے، نہ منیب صاحب ہوں گے نہ مظہر صاحب ہوں گے، کہ اقتدار اللہ کا احسان ہی نہیں، بہت بڑا امتحان بھی ہوتا ہے، اس سے خاندان کا پتہ لگتا ہے، اور اس امتحان میں اخلاقی طور پہ دیوالیہ لوگ بری طرح فیل ہو جاتے ہیں، یہ تاریخ کا سبق ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات آخری یہ کہ ان کے جو میدے ہیں نا، وہ میدے نہیں ہیں، میدے انسانوں کے ہوتے ہیں، پرندوں کے پوٹے ہوتے ہیں، بھیڑیوں کے، درندوں کے کی اوجڑیاں ہوتی ہیں، جانوروں کی اوجڑیاں نہیں بھرتی، اوجڑیاں ہوتی ہیں امرو عیار کی زنبیل جیسی، اور وہ کیا ہے کہ اس میں جتنا ڈالتے جاؤ وہ اسی پرپورشن سے پھیلتے چلے جاتے ہیں۔ سو مجھے ہمدردی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، میں نے جب یہ پڑھا تھا تو میں نے سکھ کا سانس لیا تھا کہ ان کے بارے میں نے تھرو آؤٹ 28 سال تو مجھے لکھتے ہو گئے نا، کالم لکھتے ہیں، کہ تھرو آؤٹ ڈے 1 سے جو میں نے لکھا تھا، نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا، کک کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا، اور نیچ کوئی ذات نہیں ہے، یہ رویے ہیں، گریس کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ سو یہ جس طرح کے ہیں اس طرح کے ثابت ہوئے، اور بار بار ثابت ہو رہے ہیں، اور ہر بار مجھے کبھی غصہ نہیں آیا، کبھی غصہ نہیں آیا، چونکہ مجھے اس سے زیادہ کی توقع ہی نہیں ہے۔ یہ پانڈے ہی بڑے چھوٹے ہیں، ان کے اندر بڑ بات کچھ جاتا ہے، اور اس کے لیے قصوروار اس ملک کا ووٹر ہے۔ اسی لیے میں بیلٹ باکس کو اجتماعی قبرستان کہتا ہوں، ضمیروں کا، زندگیوں کا۔ یہ اس پہ کیا غصہ کرنا ہے؟ کراہت ضرور آتی ہے اس طرح کی چیز دیکھ کے، نفرت نہیں محسوس کرتا میں، غصہ نہیں آتا، کراہت سی آتی ہے، ایسے متلی سی ہوتی ہے۔ لیکن بیلٹ باکس کے بھی تو بڑے مسئلے مسائل ہیں نا، ہم نے کبھی گروم ہی نہیں کیا عوام کو ایسا کہ وہ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں، آواز بلند کریں۔ بھائی یہ تو وجوہات ہو گئی نا، میں تو بیماری بتا رہا ہوں۔ مسائل نہیں رہیں گے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کے چکر میں پڑ گئے نا۔ وہ بھائی وہ 800 سال کی تاریخ رکھوں گا نا تو دھوئیں نکلنے شروع ہو جائیں گے سکرین میں سے۔ اب پروگرام ایسا نہیں ہے نا، نشاندہی تو بیماری کی کر رہے ہیں نا، وجوہات کی فہرست تو بہت لمبی ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ پورے سب کانٹیننٹ کی، بنگلہ دیش سے لے کے پاکستان کی ٹوٹل آبادی یہ جتنی ہے آج، یہ اوریجنلی عرب اوریجن، یہ اپنا ایران، افغانستان، اسکینڈینیویا، نہیں اسکینڈینیویا کہہ رہا ہوں، وہ کیا کہتے ہیں یار، وہ سینٹرل ایشیا، اس کو نکال دے، باقی کون ہے؟ باقی میں اور آپ کون ہیں؟ ہم یہ 60-65 کروڑ میں سے بڑی بات ہے 20 کروڑ ہوں گے، باقی کون ہے؟ اس سوال کا جواب دوں گا تو پھر مشکل ہو جائے گی، آپ آگے ہی چلو۔ ہماری وہ ہر دفعہ میں کہتی ہوں نشست ڈیو ہے، ابھی ایک دن ہم رکھیں گے ضرور وہ حسن صاحب۔ شہزاد اقبال صاحب آپ کا کامنٹ شامل کرنا چاہوں گی۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے، جیسے منیب صاحب نے بھی کہا کہ کل بڑی اہم سماعت ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت سے بھی جواب طلبی کی ہے کہ بھائی میڈیکل رپورٹس کا آپ بتائیں آپ نے کیا فالو اپ کیا۔ نواز شریف صاحب آج کہتے ہیں کچھ نہیں فالو کیا وفاقی حکومت نے۔ خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں بھائی کیوں آئے واپس، ناانصافیاں برداشت کرنے کے لیے آئیں، اور اس سے بڑھ کے وہ کہتے ہیں کہ جی حکومت تو چاہتی ہی نہیں ہے وہ واپس آئیں، حکومت کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی۔ تو ایسے ہی ہم معاملہ کیا؟ جی سب سے پہلے تو میرے خیال سے منیب فاروق نے بڑا خوبصورتی سے جو ہے ایک ٹون سیٹ کر دی ہے توشہ خانہ کیس کے حوالے سے۔ واقعی اگر آپ سوچیں تو زیب نہیں دیتا کہ جو بڑے منصب پر رہے ہوں، چاہے وہ نواز شریف ہوں، آصف زرداری ہوں، اور پھر صرف بڑے منصب پر نہیں، اپنا ماشاءاللہ بڑا اچھا کاروبار بھی ان کا چل رہا ہو اس ملک میں، وہ اس طرح کی حرکتیں کریں کہ 15% نومنل پیمنٹ کر کے آپ گاڑی اپنے پاس رکھ لیں، یا آپ اومنی گروپ کے لوگوں کو جو ہے نواز دیں، اور پھر پتہ چلے کہ جو پیمنٹ ہے وہ بھی اومنی گروپ نے کی ہوئی ہے، جو 15% پیمنٹ آپ کے بہاف پہ کی گئی ہو، اگر تو یہ تمام الزامات درست ہیں تو واقعی زیب نہیں دیتا، اور منیب نے بالکل ٹھیک کہا، باعث شرم ہے یہ چیزیں۔ جہاں تک میاں محمد نواز شریف صاحب کا کیس ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ایک اس کا جو ہے قانونی پہلو ہے۔ آج جو پٹیشن دائر کی ہے ان کے وکیل خواجہ حارث نے، اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں ان کو ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ، انڈر سیکشن 423 انہوں نے کہا ہے کوڈ آف کرمنل پروسیجر کے تحت
वहां पे होने की जरूरत नहीं है। उस शख्स को जिसने अपील की हो उसके बगैर भी उनकी इनोसेंस या उनके गिल्टी होने का फैसला किया जा सकता है। आई डोंट नो, मुनीब बेहतर जानते हैं और अदालत उस पर ज्यादा बेहतर मौक़िफ़ अपना दे सकेगी। तो इसका फैसला तो कल हो जाएगा, पता चल जाएगा कि अदालत ने उनकी ये पिटिशन, ये दरख्वास्त कबूल की है या नहीं की है। लेकिन जो सियासी पहलू है ना, वो बड़ा डैमेजिंग है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए और नवाज शरीफ साहब के लिए। हमने पिछले हफ्ते इस पे बाकायदा प्रोग्राम भी किया था और बताया था कि सन 2000 में जब वो गए थे और एक तवील अरसा वो जिला वतन रहे, कह के तो ये गए थे कि बीमारी की वजह से जा रहा हूं, लेकिन तवील अरसा तक वो जिला वतन रहे। जब वापस आए तो उनके वोट बैंक में या उनके जो फॉलोअर्स है उसमें किसी किस्म की कमी नहीं आई, क्योंकि उस वक्त हालात ऐसे थे। एक डिक्टेटर था, एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि वो कोर्ट्स जो है इनके हक में कोई फैसला देंगी। इमरान खान भी उस वक्त ये कहते थे कि नवाज शरीफ को इंसाफ नहीं मिल सकता परवेज मुशर्रफ की अदालतों के अंडर। लेकिन अब हालात मुख्तलिफ है। अब यहाँ पे बेशक कोई आइडियल जमहूरियत तो नहीं हो, लेकिन ये अदालतें बहुत सारे ऐसे फैसले दे चुकी हैं जिससे फायदा हुआ है नवाज शरीफ साहब को, उनकी फैमिली को। मिसाल के तौर पे ये कन्विक्शन के बाद किसी को बाहर जाने की इजाजत देना और बाहर जाके इलाज करवाने की इजाजत देना, ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड फैसला था जो कि इसी अदालतों ने दिया है। तो इसीलिए जितना अरसा नवाज शरीफ साहब बाहर रहेंगे उनके लिए सियासी तौर पर डैमेजिंग होगा। एक ओपन फील्ड होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि वो नैरेटिव बिल्ड करते रहे कि नवाज शरीफ भाग गए, वापस नहीं आ रहे। और मेरे ख्याल से ये बात तो हम तस्वीर देख के इस हद तक तो कह सकते हैं, मेडिकल रिपोर्ट बेशक कुछ कह रही हूं, लेकिन तस्वीर देखकर हम ये तो कह सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब उतने क्रिटिकल नहीं है जितने वो पाकिस्तान में थे जब सर्विसेज हॉस्पिटल में थे उस वक्त थे। उस वक्त तो यकीनन कॉम्प्लिकेशंस थी, हार्ट अटैक हुआ था, बेड रिडन थे। अच्छा, जो आज मेडिकल रिपोर्ट सरफेस की हैं शहजाद, उसमें तो कह रहे हैं कि खासतौर पे कोविड को उन्होंने रीजन बताया है और कहा है कि ट्रैवल करना सेफ नहीं है विद हिज मल्टीपल कंडीशंस। मैं उनकी मेडिकल रिपोर्ट को तो डिस्प्यूट नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि निस्बतन उनकी तबीयत बेहतर इस हवाले से लगती है कि वो पिछले 9-10 महीने से बरतानिया में है और अब तक इलाज नहीं हुआ है। देखिए, क्रिटिकल वो पेशेंट होता है जिसको फौरी इलाज की जरूरत है, लेकिन 10 महीने तक अगर नहीं हुआ है इलाज, आगे भी पता नहीं कब होगा, तो इसका मतलब वो बेड रिडन या क्रिटिकल वाली सिचुएशन नहीं है जो उनकी पाकिस्तान में थी। तो इसीलिए बेहतर तो ये होता कि वो अदालतों के सामने अपने आप को पेश करते और बताते कि क्या मेरी मेडिकल कंडीशन है। मुझे लगता है कि नवाज शरीफ साहब जेल जाने के लिए तो वापस नहीं आएंगे। अगर उनको अल अजीजिया केस में बेल मिल जाती है जैसे एवनफील्ड केस में मिली है तो वो फौरी पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, या कोई सियासी माहौल बनता है तो वापस आ जाएंगे। ये मैं हरगिज नहीं कह रहा हूं, ये मैं ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको बीमारियां नहीं है या उनको किसी इलाज की जरूरत नहीं है, बेशक होंगी, लेकिन उनकी तबीयत उस वक्त इतनी खराब नहीं है। तो मेरे ख्याल से जितना अरसा वो बाहर रहेंगे ये कह के कि मैं इलाज की गर्ज से वापस नहीं आ रहा हूं, और फिर जब बाहर रहते हैं तो चुप भी रहते हैं, खामोश रहते हैं, जिसकी वजह से डील के तासुर उभरते हैं, हुकूमती नुमाइंदे आके कहते हैं कि डील करके चले गए हैं, तो ये उनके लिए सियासी तौर पर बड़ा डैमेजिंग होगा नवाज शरीफ साहब के लिए। ठीक है, इरशाद भट्टी साहब। हाय हाय मैडम शेख, वो है ना अबरारो लाख का एक गाना है कि उसका एक मिसरा है कि फेफड़े भी ले गई है क्लिप नाल टांग के। ये वो मखलूक है जो इस कौम के फेफड़े भी ले गई है क्लिप नाल टांग के। ये क्या केस आपने खोल दिया है मैडम शेख, गिलानी साहब, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, बच्चू बचूंगड़ा सा पीचकू सा केस। कतर यूएई से लीबिया से गाड़ियां आई और औने पौने दामों पे इन्होंने हजम कर ली, डकार मार गए। 2-4 को छोड़ दें, तोशा खाना के 550 सफ़ात मैंने पढ़े हैं, किसी दिन इस पे रखिएगा। कीमती घड़ियां, कीमती तलवारें, कालीन, पेंटिंग्स, कश्मीर ऊन की चादरें, हत्ता के ऐनकें। अच्छा, ये भी छोड़ दें, लेडीज पर्स भी छोड़ दें, कराकरी कप, प्लेटें ये ले गए, प्लेटें ले गए, प्लेटें मैडम शेख, चमचे तो ले ही गए हमारे कौम के, प्लेटें ले गए, से चमचे छोड़ दें। चमचे तो कोई मेरे अलावा कोई नहीं बचा जो या कुछ थोड़ों के अलावा चमचे छोड़ दें, प्लेटें तक ले गए। और दूसरी बात है इसमें, ये आप ऑन रिकॉर्ड मान रहे हैं, ये मैं आपकी स्टेटमेंट समझूं या? हाँ, और मैडम शेख, अच्छा, इसमें परवेज मुशर्रफ साहब, हमारे परवेज मुशर्रफ साहब जो कुछ ले गए हैं, शौकत अजीज साहब जो कुछ रेजर तक ले गए हैं, शर्म आती है खुदा की कसम। अच्छा, ये पूरा मुल्क इनके लिए तोशा खाना है, पूरा मुल्क। अच्छा, आप बताएं कि आज तक बिलावल भुट्टो साहब ने, सोनी तकरीरों वालों ने बताया कि अयान अली और इनकी एक अकाउंट से टिकटें क्यों हैं? सदके के बकरे भी जाली अकाउंट से। और सदका कबूल होता है जाली अकाउंट से? और मैंने दस दो केड़ा कोई ये तो दस दो।
ओए टुट्टी लात नू हलाया कई बार वे मेरी किसे ना गल ना सुनी। और 10 दियो सदके होते हैं जाली अकाउंट से। अच्छा आगे आ जाएं। अच्छा जो दौरे फरमाए इन सारों ने, अल्लाह माफ करे, इनको दौरे पड़ गए थे। 34 मरतबा लंदन तशरीफ ले गए, वो 40 मरतबा दुबई तशरीफ ले गए, और हम घर इतनी दफा तशरीफ नहीं ले गए इस अरसे में। अच्छा जो कैंप ऑफिसों के खर्चे हैं, जो इलाज करवाए इन्होंने सरकारी खर्च पे, अच्छा 14 अरब 13 करोड़ मैडम शेख, 14 अरब 13 करोड़ नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब की सिक्योरिटी पर लगे। इतना अगर हम लगा देते तो इनको चांद पर पहुंचा देते, जहां हर तरफ सिक्योर थी चीजें। 14 अरब 13 करोड़। अच्छा 1960 पुलिस एहलकार इनके खानदान के इर्द गिर्द थे। 1960 पुलिस एहलकार, 2 जिलों की पुलिस। अल्लाह माफ करे, बाकी हम तुम होंगे, बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा। अच्छा पूरा मुल्क तो शक है। दूसरी बात मैडम शेख, अल्लाह इनको सेहत दे। फिर आ गई इनकी वही सेहत वाला मामला, फिर इरशाद भट्टी आ गया, फिर वही बात आ गई। अल्लाह इनको सेहत दे, लंबी उम्र दे, मेरे बच्चों पे भी राज करें। ये भाग लगे रान बाग सावे नवाज शरीफ दे, हाउस ऑफ शरीफ दे, अल्लाह सेहत दे। वही घिसी पिटी बात से शुरू करता हूं। 9 महीने 20 दिन तशवीशनाक हद तक बीमार आदमी लंदन गया, इलाज करवाया। भट्टी साहब मुझे हिस्ट्री नहीं, मुझे अभी बताएं अब क्या। अच्छा यहाँ चंद नहीं, चुप कर जाए मैडम शेख, चुप कर जाए। हिस्ट्री नहीं बता रहा मैं, कोई तारीख दान थोड़ी हूँ। हिस्ट्री नहीं, ज्योग्राफिया ले ले, हिस्ट्री छोड़। भट्टी साहब बहुत लंबी करते हैं, मुझे दूसरे सवाल पे भी जाना है। नहीं बात लंबी नहीं करते, शुरू की नहीं तो लंबी हो गई है, शुरू की है तो लंबी हो गई है। मैडम शेख आपका चेहरा तो लगता मुझे इस तरह कि आपके प्लेटलेट्स कम हो गए हैं। अच्छा चंद हजार प्लेटलेट्स जवाब पे रहे, जल्दी से हमारे इमरान खान एंकर ने कहा है कि लंदन जाते ही 2 टेस्ट करवाए इन्होंने। एक में 2020 प्लेटलेट्स आए 2,20,000, दूसरे में 2,38,000 आए। अब ये वो उनको कोई चैलेंज करे। अच्छा आप छोड़ दें, वो वाकई कर रहे हैं, मैं छोड़ देता हूं। डॉक्टरों ने कहा होगा वो क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, छोड़ दें, वो भी छोड़ दें। लेकिन मैडम शेख जब आप सियासत कर सकते हैं, जब आप लंदन में बैठ के पार्टी चला सकते हैं, जब आप अपोजिशन तहरीक को लीड कर सकते हैं, तो वापस क्यों नहीं तशरीफ ला सकते? जब वोट की इज्जत आपके सर पर है, इनकलाब मज़ाहमत का टोकरा आपके सर पर है, आप वापस क्यों नहीं आते? मेरी सेहत इजाजत नहीं देती, मुझे डॉक्टर इजाजत नहीं देते, कोरोना है, जिंदगी को खतरा है, सब मान लिया। आप भी कुछ ख्याल करें। आपने 6 दरखास्तें दी, इंसानी तिब्बी बुनियादों पर रहम किया जाए मुझ पर, मैं बूढ़ा आदमी हूं, मुझ पर रहम किया जाए। 6 दरखास्तें। आप सजा याफ्ता थे, हुकूमत को रहम आ गया, जेल में थे, आपको लंदन भेज दिया। आप पर एहसान किया इस मुल्क की अदालतों ने और इस हुकूमत ने। आपने क्या जवाब दिया उस एहसान का? एहसान फरामोशी की। वहां हुकूमत गिराव तरीके चला रहे हैं, सियासतें कर रहे हैं, इलाज करवाने गए हुए थे आप। ये एहसान फरामोशी नहीं है? जिस हुकूमत को रहम आया और आपको लंदन भेजा, आप उसी हुकूमत के खिलाफ जड़ें काट रहे हैं। आप ये सियासत करने लंदन गए थे कि इलाज करवाने लंदन गए थे? 5000 कैदी अभी, औरतें हैं, बच्चे हैं, उनको कोई नहीं भेजा इस हुकूमत ने। आप खुश नसीब हैं जिसको भेजा है। आप इलाज करवाएं, अल्लाह आपको सेहत दे, वापस आएं, फिर सियासतें करें, फिर हुकूमत गिराएं। चलिए जी, यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दूसरा सवाल रखेंगे अपने एनालिस्ट के पास। पंजाब में जो सूरत हाल पैदा हुई है उसकी बात करेंगे। पुलिस में सियासत जदगी के संगीन वाक़े में आईजी पंजाब, बल्कि ये 5वें आईजी पंजाब हैं जिनको तब्दील किया गया है, और सीसीपीओ लाहौर उमर शेख से जो तनाज़ा खड़ा हुआ था उस पर फारिग किया गया। उमर शेख से मुतल्लिक ये खबरें आ रही हैं जी कि कैटेगरी सी में इनको डाला गया था और इनका प्रमोशन भी इसी वजह से नहीं हो सका था। दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज़ बड़ी इसके ऊपर गुफ्तगू हुई, मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने बात की। नून लीग के राना सनाउल्लाह ने बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए, कहा है कि जी हुकूमत इस वक्त सिर्फ पुलिस गर्दी कर रही है, पुलिस को नून लीग के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इतना संगीन इल्ज़ाम लगाया। तो हमने पूछा अपने एनालिस्ट से कि हुकूमत की जानिब से जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं तो अफसर की पुष्ट पनाही की वजह क्या है।
ओपन ऑप्शन है सबके पास। सबसे पहले आपसे ही शुरू करेंगे ये भी मुनीब, बिकॉज यू हैव इनसाइट। तो राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से जो इल्जामात लगाए गए हैं बड़े संगीन हैं। उन्होंने जो कहा है कि जी ये वो जो कारकर्दगी जिसका हम कल भी जिक्र कर रहे थे, शायद वो ये है कि नून लीग को किसी तरह से फैसिलिटेट किया गया। इसमें कितनी हकीकत है? देखिए, जिस तरह से ये उमर शेख साहब को लगाया गया है, कल भी मेरे ख्याल में अब इसके ऊपर मुतअद्दिद दफ़ा गुफ्तगू करने का मौका मिला, और जितना इसको मैं अभी तक फॉलो कर पाया हूँ और जितना इसको ज़रा को अपनी तरीके से छानबीन कर पाए, ये सवाल ज़रूर पैदा होता है कि एक शख्स, ये बड़ा लॉजिकल सा सवाल है कि एक शख्स जो कि एक प्रमोशन एक्वायर नहीं कर सकता, ले नहीं सकता, ठीक है, वो 20वें ग्रेड से, बड़ी शिफ्टिंग होती है ठीक ठाक किस्म की, जब किसी ने 20वें से 21वें ग्रेड में जाना हो, किसी ने DIG से फिर एडिशनल IG बनना हो, तो जो हुकूमत का दिफा है वो ये है जी कि नहीं, उमर शेख तो बड़े कमाल अफसर हैं, हमने इन्हें लिखा है। वो जो साबका IG थे शोएब दस्तगीर साहब, उन्होंने इनकी रिपोर्टें ख़राब की थी, जो कि सरीहन बात गलत है। देखिए, जो प्रमोशन बोर्ड है ये समझने की ज़रूरत है, उसमें एक आदमी नहीं बैठा होता, उसमें चेयरमैन FPSC फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बैठता है, उसमें सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट बैठता है, जिसे सेक्रेटरी स्टैब कहते हैं, वो बैठता है, चारों सूबों के IGs बैठते हैं, और ये पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान है, ये कोई वो रैंक्स में से नहीं आई है, प्रोविंशियल सर्विस का ऑफिसर नहीं है उमर शेख साहब जो हैं, वो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के ऑफिसर हैं, CSS करके आए थे। तो जाहिर बात है जो चारों सूबों के IG होते हैं वो एक एक ऑफिसर के ऊपर डिलिबरेट करते हैं, उसकी जो ईयरली रिपोर्ट्स हैं, उसकी क्वार्टरली रिपोर्ट्स हैं, उसकी पोस्टिंग टेन्योर, आज तक जो जितनी उसकी ग्रेड 17 में वो इंडक्ट हुआ, 17 से लेकर 20 तक जो आया, और हर स्केल पर जब उसकी प्रमोशन हुई तो क्या रिपोर्ट्स थी, हर चीज़ डिस्कस होती है एट लेंथ। उसके बाद यूनानिमसली फैसला दिया जाता है, किसी एक शख्स की ख्वाहिश पे ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि नहीं जी बस जी मैंने कह दिया तो इसको प्रमोट नहीं होने देना। नो, वो पूरा रिकॉर्ड सामने होता है, और रिकॉर्ड झूठ नहीं बोलता। कोई एक अफसर आपके खिलाफ हो सकता है मेंटली, सारे नहीं होते। कोई एक अफसर आपकी ACR खराब कर सकता है, सारे नहीं कर सकते। सो वो एक पूरा यूनानिमसली डिसाइड होता है। अब उमर शेख साहब को अब एक बड़ी लॉजिकल सी बात जो मैं कर रहा था कि ये सवाल आता है कि जो शख्स प्रमोशन नहीं ले सका और एज लेट एज दिस ईयर उनके बारे में एक फैसला होता है जी कि ये इस काबिल नहीं है, इस कैलिबर के ऑफिसर नहीं है कि इन्हें प्रमोट किया जाए, सुपरसीड उनको कर दिया जाता है। सुपरसीड करने के बाद बेतहाशा और अच्छे करियर ऑफिसर्स मौजूद होंगे, जिस मर्जी को लगाएं, इस्तेकाक है, उनको खास तौर पर इस ओहदे पर लगाया जाता है, उनको लगाया जाता है, जनरली लगा दिया, वो वज़ीर आला का इख्तियार है, लग गए। उनके लगने के बाद जो वो हरकत करते हैं, मैंने कल भी कहा था, उसके वाकई मुदरजात भी मौजूद हैं, उसके शवाहिद भी मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है। जो IG हैं, छोड़ दें वो कितने अच्छे हैं, डिलीवर किया है नहीं किया, वो भी सारा फ्रॉड है कि जी डिलीवर नहीं किया, फलान नहीं किया, वो तो बात खुल गई ना। 18 अगस्त को वज़ीर आज़म कह रहे हैं बड़ी अच्छी टीम बन गई है और ये चलेंगे अब, और ये हमने देखे बड़ी कोशिश की है। सो अब आप देख लें कि जो रिजल्ट निकला है वो क्या है। आपने इस पूरे मामले में और सियासी मुदाखलत आप किसे कहते हैं, ये एक बदतरीन मिसाल है, और आई कैन से कि ये सिर्फ पंजाब हुकूमत नहीं है इनकी। अच्छा, ये जरा मुनीम हसन साहब से पूछते हैं ये चीज। हसन साहब, जिस तरह से कह रहे हैं ये बदतरीन सियासी मुदाखलत है, कि इससे पहले कभी ऐसा हुआ है क्या पहले हुकूमत की तरफ से IG को इस तरह तब्दील किया गया किसी मातहत के साथ तनाज़े? नहीं, आप अपने सवाल में से अंडे बच्चे ना निकालें। सवाल आपका ये है कि इस किस्म की के अफसर की पुश्तपनाही की वजह क्या है। तो ये सवाल बेसिकली बिल्कुल इसी तरह का है जैसे कोई पूछे कि आग में जल जाने या पानी में भीग जाने और खाना खाने के बाद पेट भर जाने की वजह क्या है। तो वजह नजर नहीं आ रही है आपको? इट्स सो सिंपल कि जी वो पानी में गए और भीग गए, यार ये कैसे हो गया। बाकी इतनी लंबी कहानी आपको मुनीब साहब ने सुनाई है, वो काफी नहीं है। वो इसका क्या जवाब देना है? यही कल्चर है आपका, यही इन्वायरमेंट है, और अब से नहीं है ये। हाँ, मैं इसलिए छोड़ें, जाने दें इसका, मैंने क्या जवाब देना। जवाब देते हुए बंदा अजीब लगता है। ठीक है शहजाद साहब, लेकिन सवाल यहाँ पर इसलिए भी पैदा होता है, पंजाब में ही क्यों हो रहा है ये, बाकी भी तो दीगर सूबे हैं। सिंध में हाँ एक दफ़ा हमने देखा था, लेकिन वो भी इस तरह का कोई तनाज़ा नहीं था कि मातहत के साथ और फिर सीनियर अफसर को निकाल दिया गया।
लेकिन पंजाब बिलखुसूस, वाई पंजाब, और वो भी पीटीआई जो कि अपने हायरल। जी वो इसलिए हो रहा है क्योंकि पीटीआई जिसका मॉरल ग्राउंड यही था कि भाई हम तो, हाँ एग्जैक्टली। लेकिन दावे और वादे कहते हैं कि हम पुलिस में रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, और फिर करने की आपने वही कोशिश की जो हर हुकूमत करती है कि पुलिस को किसी तरह कंट्रोल करें और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। बज़ाहिर तो यही नजर आता है। इमरान खान साहब ये कोई छठे आईजी लगाए, पहले चलें अगर आप कह लें कि वो केयर टेकर सेटअप में थे, तो 5वां आईजी है ये। हर आईजी के हवाले से इमरान खान साहब यही कहते हैं जो उन्होंने शोएब दस्तगीर के बारे में कहा था कि बड़े जबरदस्त ऑफिसर है, और इतना ऊपर चढ़ा देते हैं जैसे उससे अच्छा कोई अफसर ही ना हो, और फिर वही पार्टी बैठ के उस अफसर की वो शामत लेकर आती है जो कि समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है इस मुल्क में। यही आपने पहले भी आईजी के साथ किया, अभी भी यही कर रहे हैं। अब ये जो एक फॉर्मूला इन्होंने लगाया था कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी के जरिए हम गवर्नेंस को बेहतर करेंगे, आपके चीफ सेक्रेटरी भी चले गए, अब वो आपके आईजी भी चले गए। अब हम वो जब देखते हैं 2019 नवंबर में बैठ के इमरान खान साहब ने क्या क्या बड़ी बड़ी बातें की थी कि सेटअप कितना जबरदस्त है और कैसे ये गवर्नेंस को बेहतर करेगा, तो सारी बातें बड़ी खोखली सी लगती हैं। तो रिफॉर्म्स करने के लिए आए थे, लेकिन अब मेरे ख्याल से वो यही सोच रहे हैं कि किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाए, पुलिस के जरिए हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे नहीं पता 100% मुझे नहीं पता एग्जैक्टली जो नून लीग का एक शिकवा है कि यार हमारे लोगों को या लोकल बॉडी के इलेक्शंस की वजह से ये करना चाह रहे हैं, लेकिन ये बात तो तय है कि जिस दिन से नासिर दुरानी साहब ने इस्तीफा दिया था और इमरान खान साहब ने उनको रोकने की कोशिश नहीं की, उससे ये तय था कि रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स कम से कम पीटीआई के एजेंडा पर नहीं है। ठीक है जी, डिस्कशन कंटिन्यू रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। भट्टी साहब, पहली बात मैडम शेख के जिसने 7-8 जिले किए हों, जो नेक्टा में रहा हो, जो सीपैक सिक्योरिटी का इंचार्ज हो और जो 4 साल वाशिंगटन में आईबी चीफ रहा हो, वो कभी भी सी ग्रेड नहीं हो सकता मैडम शेख। 3 महीने दे दें, लाहौर की कारकर्दगी आपके सामने आएगी, आप और मैं बैठ जाएंगे। अगर वो सी ग्रेड हुआ तो मैं भी कह दूंगा, वरना आप भी ए ग्रेड मान लीजिएगा। नंबर 1, ये बदतरीन सियासी मुदाखलत नहीं है, ये बदतरीन सियासी प्रोपेगेंडा हो रहा है। नंबर 1, प्रमोशन बोर्ड में 4 आईजी जो बैठे हुए थे, उन 4 आईजी के साथ उमर शेख ने नौकरी नहीं की। नंबर 1। नंबर 2, ये आज ये जो बातें कर रहे हैं, मान लिया ये तहरीक इंसाफ के वादे दावे नारे, मान लिया उमर शेख को आईजी के खिलाफ बातें नहीं करनी चाहिए थी, इस मिसकंडक्ट की इंक्वायरी हो जानी चाहिए थी। मान लिया कि सी ग्रेड देते हुए आईजी साहब को नाजेबा अल्फाज नहीं कहने चाहिए थे अपने सबॉर्डिनेट के बारे में, उनको इतना पर्सनल नहीं लेना चाहिए था जो 3 दिन भेजता रहे मैसेज, मुझे माफ कर दें। लेकिन मैडम शेख, शहबाज शरीफ साहब का 10 साल देखें, ये 10 साल आउट रहे हैं, ये 10 साल पंजाब से आउट रहे हैं। ये उमर शेख क्यों आउट रहे हैं ये भी देख लीजिएगा, और शहबाज शरीफ का 10 साल देख लें। बदजुबानियां ये पुलिस अफसर सहते रहे, ये हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के घुटने छूते रहे तकर्रियों और तबादलों के लिए। आज ही इनको बड़ी पड़ी हुई है सियासी पुष्पराही नहीं, सियासी प्रोपेगेंडा है भट्टी साहब के ख्याल में। ठीक है, मजहर अब्बास साहब, वैसे चैलेंज भी कर दिया गया है इस फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में। पहली चीज ये कि बदतरीन प्रोपेगेंडा नहीं है ये, या जरा पुलिस ऑर्डर 2002 आज भी इन प्लेस है पंजाब में, उस ऑर्डर को पढ़ लें, उसमें आईजी को हटाने का क्या तरीक़ाकार मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट का एडी ख्वाजा का केस पढ़ लें, उसमें क्या चीज़ लिखी हुई है कि आईजी को आप किस सूरत में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो टेन्योर पोस्टिंग्स हैं। और इस चीज़ को सामने रख लें कि अगर ये बदतरीन प्रोपेगेंडा है तो क्या वजह थी कि एक महीने में ही सारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पंजाब में इतनी ख़राब हो गई कि आईजी को तब्दील करना जो है वो ज़रूरी हो गया। फिर जिन आईजी साहब को लाया गया है उनके बारे में मालूम कर लें कि एफआईए में ऐसी कौन सी रिपोर्ट पड़ी हुई है कि जिसके हवाले से बहुत से खदशात लोगों को मौजूद हैं कि उनको किस वजह से लाया गया है, क्यों उसको उस रिपोर्ट को, और जिन अफसर ने वो रिपोर्ट तैयार की थी उस अफसर की प्रमोशन में क्या प्रॉब्लम्स आई और उसके बाद वो मुल्क छोड़ के चला गया। तो ये सारी चीजें अपनी जगह हैं। ये हमारी यहाँ पुलिस सर्विस को कोई बेहतर करने को तैयार इसलिए नहीं होता क्योंकि पुलिस को इस्तेमाल करना होता है। पुलिस हमारी फोर्सेस में एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरह है कि उसको सिर्फ और सिर्फ सियासी मकासद के लिए, इसीलिए पुलिस ऑर्डर 2002 के तहत
पब्लिक सेफ्टी कमीशन नहीं बनाया गया, न पंजाब में बनाया गया, जो सिंध में बनाया गया है वो भी आप देख लें उसमें किस तरीके से, और पुलिस ऑर्डर 2002 का क्या। तो एक अच्छा पुलिस ऑर्डर जब आया तो उसको सबोटाज किया गया। अगर आज पंजाब में पब्लिक सेफ्टी कमीशन मौजूद होता तो यही आईजी पब्लिक सेफ्टी कमीशन को अप्रोच कर सकते थे, और इसी वजह से, और इसको हटाने की जो भी आप तरीक़ेकार है, और आप खैबर पख्तूनख्वा की मिसाल ले लें कि नासिर दुर्रानी को इमरान खान ने क्या पावर्स दिए थे, किस किस को वो अपॉइंट कर सकते थे, किस किस को वो हटा सकते थे, वो केपी का मॉडल पंजाब में क्यों नहीं एप्लीकेबल हो सका। तो ये जो सूरत हाल है, इसको खुदा के लिए सियासी प्रोपेगेंडा ना कहें, इसको बदतरीन प्रोपेगेंडा ना कहें, ये पॉलिटिकल मुदाखलत है, ये सियासी मुदाखलत है। पंजाब की पुलिस को एक पिछले वाले भी ऐसे इस्तेमाल करते रहे हैं, ये भी ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं, आने वाले भी ऐसे इस्तेमाल करेंगे। तो पुलिस के मामले को तो चाहे वो सिंध हो, भट्टी साहब आप कमेंट करना चाहेंगे? मैं सिर्फ कह रहा हूं, मैंने उमर शेख के बारे में, उमर शेख के बारे में बात की है, पंजाब के नए आईजी के बारे में बात नहीं की। नंबर 1, इनाम गनी अच्छी चॉइस नहीं है, जूनियर हैं। नंबर 1, अच्छी शोहरत की जो रिपोर्ट भेजी थी इमरान खान को, उसमें उनका नाम नहीं था अच्छी शोहरत वाले अफसरों में। नंबर 3, जो मजहर साहब कह रहे हैं FIA में जो इन पर संगीन इल्जामात थे, आजम खान के बैचमेट हैं, इनके बड़े भाई एहसान गनी DGI भी थे, जिसकी वजह से ये बच गए और ये यहां तक पहुंच गए। मैं बात कर रहा हूं, बदतरीन प्रोपेगेंडा है शेख उमर के खिलाफ, कोई एक करप्शन का सबूत, कोई ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का सबूत। आईजी के खिलाफ मैं बात नहीं कर रहा, आईजी की चॉइस, आईजी का जाना आना बताएं। ये हमारे सारे अरस्तू मिल जाते हैं जब इनके साथ, फिर कहते हैं पुलिस ठीक क्यों नहीं होती, ठीक क्यों नहीं होती। के बारे में इस तरह की जबान इस्तेमाल करें और उसके बजाय उस आईजी को जाना पड़े, इससे ज्यादा बदतरीन बात क्या हो सकती है। एक सीनियर के आदमी के बारे में इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करे और अल्टीमेटली उस सीनियर को जाना पड़े, मेरा ख्याल है इससे ज्यादा बदतरीन गवर्नेंस की मिसाल नहीं हो सकती। 100% सही बात है। एक अलीना मैं कुछ कहना चाहूंगा। ठीक है जी प्लीज क्विकली, क्योंकि अभी मुझे क्लोज करना है। जी बस क्विकली, एक तो ये कि जो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड होता है, इसमें कोई ये शर्त नहीं होती कि जिन अफसरान को डिस्कस किया जा रहा है प्रमोशन के लिए, आईजीज का उनके साथ या उनके ऊपर काम करना जरूरी है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो कॉन्डक्ट है ऑफिसर का, वो रिपोर्ट्स के अंदर मेंशन्ड होता है, उनकी ग्रेटिफिकेशन की, उनकी ब्राइबरी की, उनकी फाइनेंशियल और मॉरल करप्शन की दास्तानें उन रिपोर्ट्स के अंदर मौजूद है, और वो एक शोएब दस्तगीर ने या एक आईजी ने नहीं लिखी। उनकी जो प्रमोशंस ग्रेड 20 तक हुई हैं वो सारी रिपोर्ट्स जैसे आपने पूरा बताया कि पूरा बोर्ड होता है। ठीक है, सॉरी मुनीब साहब, हमारे पास इस टाइम खत्म, कोशिश करेंगे कल दोबारा से अगर ये इशू होता है तो इसके ऊपर आपका पॉइंट लें। बहरहाल हमारा सारा पैनल भट्टी साहब के अलावा ये कह रहा है कि जी इसमें लग रहा है कि सियासी पुष्ट बनाई है, अपनी अपनी वजूहात बताई। भट्टी साहब सबसे अलग पॉइंट ऑफ व्यू लिए हुए हैं, कह रहे हैं ये सियासी प्रोपेगेंडा है। यहाँ पर आपसे इजाजत चाहेंगे, कल दोबारा मुलाकात होगी नए सवाल के साथ।